मैं फिर आप लोग का स्वागत करता हूं, डॉक्टर सुधीर, चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट। आज एक गंभीर लक्षण है जो सबसे आम लक्षण है फेफड़े या सांस की बीमारी में, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें और उसके हिसाब से आप अपना इलाज करवा सकें और ठीक रह सकें। उसमें एक सबसे जो आम लक्षण है फेफड़े की बीमारी का, वो है सांस की तकलीफ होना या सांस लेने में कोई तकलीफ या कठिनाई होना, चाहे वो काफी तेज हो या हल्की हल्की हमेशा महसूस हो, या काम करने से हो या बैठे बैठे हो, या एकाएक ही तेज होने लगे। इस तरह की कोई भी लक्षण जो है वो फेफड़े की सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है और फेफड़े की बीमारी की तरफ इशारा करती है। कई बार मरीज ऐसा सोच लेते हैं कि अगर सांस की तकलीफ है तो दिल की बीमारी है, पर ऐसा अक्सर नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे आम बीमारी है जिसमें कि सांस की तकलीफ होती है वो है दमा। और दमे के बारे में तो ऐसे भी अक्सर मरीज इस बात को जानते हैं कि दमा क्या बीमारी है। उसमें सांस की नली की जकड़न होती है, सोजिश होती है, चिपचिपा बलगम बनता है, खांसी, रेशा, बलगम, ये सब काफी निकलता है। और सांस की तकलीफ रात में या फिर मौसम बदलने से या किसी चीज के एक्सपोजर से उन्हें एकाएक तेज होने लगता है और कई तरह के अटैक आते हैं और हर मरीज बिल्कुल अलग होता है। दूसरी जो आम बीमारी है जिसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है, उसे दमे के तरह ही माना जाता है, वो है COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि क्रॉनिक बीमारी जिसमें कि सांस की रास्ते में हमेशा के लिए रुकावट बन जाती है और वो एक फेफड़े की बीमारी है। तो ये COPD इसे कहते हैं। COPD अस्थमा से थोड़ा डिफरेंट है। लक्षण कई बार इसके एक जैसे होते हैं, पर इसमें सांस की नलियों की क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, वो पूरी तरह से कभी भी नहीं फैलती और जनरली ये सिगरेट पीने से, धुएं के असर से या किसी तरह के काम काज में धूल धुआं या इंडस्ट्रियल एरिया में, पॉल्यूशन वाले एरिया में काम करने से ये बीमारी हो जाती है। इसका इलाज थोड़ा अलग होता है, इसके टेस्ट जो हैं वो थोड़े अलग होते हैं और अस्थमा और COPD को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सांस के मशीन का सहारा लिया जाता है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर टेस्ट करने से पता चलता है ये COPD है या अस्थमा। COPD में भी दो तरह की बीमारी होती है, एक तो सांस की नलियों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है और सिकुड़न होती है, और दूसरी होती है जो फेफड़े को बुरी तरह से नुकसान करती है और फेफड़े फटने लगते हैं। मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे जस्ट दिखाना चाहूंगा अपने कंप्यूटर पे। COPD में ये नॉर्मल सांस की नली है, बिल्कुल साफ सुथरी, और अंदर फेफड़े जो हैं जहां हवा जाती है बिल्कुल बराबर हैं। जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सांस की नलियां मोटी, टेढ़ी मेढ़ी और सिकुड़ी हो जाती हैं और चिपचिपा बलगम बनता है, और उसकी वजह से किसी हिस्से में कम हवा जाती है, किसी हिस्से में ज्यादा हवा जाती है। दूसरी जो टाइप है COPD की वो है एम्फाइसीमा, जो फेफड़े के हिस्से हैं वो टूट टूट के फैल जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते की तरह से, उसमें हवा ज्यादा जमा हो जाती है, वो हवा बाहर ठीक से नहीं निकल पाती है, ना ही उसके अंदर पूरी हवा जा पाती है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए ये फेफड़े का हिस्सा कटा हुआ दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो फूल गए हैं फेफड़ों में, और इसमें हवा फंसी हुई है मधुमक्खी की छत्ते की तरह से, जिसे एम्फाइसीमा कहते हैं। ये मरीज को एम्फाइसीमा है, यानी कि फेफड़े काफी फैल गए हैं, खराब हो गए हैं इस तरह से, जो कि मैंने आपको कंप्यूटर पे दिखाया था। और ऐसे मरीज का वजन काफी कम हो जाता है और इनके जो फेफड़े काफी फूल जाते हैं, आगे की तरफ बल्ज कर जाते हैं, और इनके पूरा ही मसल जो है वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही वजन बहुत तेजी से फैलता है और सिर्फ कंकाल दिखने लगता है। तो ये COPD जो है ये सिर्फ सांस की बीमारी नहीं, ये पूरे शरीर की बीमारी है। ये पूरी तरह से शरीर को खोखला कर देती है और बिल्कुल ही कंकाल बना देती है मरीज को। दूसरे जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट हैं वो जनरली जो है इस टाइप के दिखाई देते हैं। ये नीचे फोटो देखें, इस टाइप के दिखाई देते हैं। ये इनका वजन कम नहीं होता है, बल्कि इनका वजन बढ़ जाता है, इनके शरीर में सोजिश आ जाती है, इनके होंठ, जीभ वगैरह नीले पड़ने लगते हैं, और ऐसे मरीज का अक्सर हार्ट भी कमजोर हो जाता है। अभी मैं कंप्यूटर पर दिखाऊंगा कि किस तरह से हार्ट कमजोर होता है ऐसे पेशेंट का। ये देखें, जब ये COPD की बीमारी होती है, इसकी वजह से फेफड़े की जो खून की नाड़ियां हैं इसकी प्रेशर काफी बढ़ जाती है, अंदर खून पुश करने में काफी तकलीफ होती है हार्ट को, और फिर उनका हार्ट का हिस्सा जो है वो धीरे धीरे फैलने लगता है और फेल होने लगता है। और जब ये ज्यादा फेल हो जाता है तो लीवर में सोजिश आती है और पैरों में सोजिश और पूरे शरीर में धीरे धीरे सोजिश जो है वो आने लगती है।
तो कई बार मरीज इस स्टेज में डॉक्टर के पास जाते हैं और वो सिर्फ हार्ट का इलाज करा रहे होते हैं। अगर वो पहले से ही फेफड़े का इलाज करा रहे होते तो उनका हार्ट फेल ना करता और उनकी जान पे आफत ना आती। एक अन्य कारण जो सांस की तकलीफ होती है वो आम कारण है जिसमें फेफड़े फट जाते हैं। कई बार किसी बीमारियों से फटते हैं, निमोनिया हो, टीबी हो या कैंसर हो, उसकी वजह से फट सकते हैं, या वो जो है चोट लगने से फट सकते हैं, या फेफड़े जो है अपने आप भी कभी कभी फट जाते हैं। तो ऐसे केस में सांस की तकलीफ होने लगती है। जब फेफड़े फटते हैं तो उस साइड का जो फेफड़ा बिल्कुल सिकुड़ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। यहाँ पे देखेंगे कि इधर ये फेफड़ा फटा है, यहाँ से ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ पूरा हवा भर गई है, इस तरफ का फेफड़ा बिल्कुल सिकुड़ गया है और ये हवा जो है हार्ट के ऊपर जोर लगा रही है और हार्ट भी पूरा तरह से काम नहीं कर रहा। और ऐसी हालत में मरीज के जान पे बन आ सकती है और उनकी जान जा सकती है। इसमें तुरंत इस हवा को निकालना और एक ऑपरेशन करके उसको फेफड़े को फैलाना बहुत जरूरी होता है। कुछ आम बीमारियां हैं जिसमें कि सांस की तकलीफ काफी तेजी से हो सकती हैं, जैसे निमोनिया, टीबी, कैंसर। कैंसर में खासकर तब सांस की तकलीफ होती है जब वो सांस की नली को दबाने लगता है वो ट्यूमर, या फिर कैंसर इतना फैल जाता है कि वो फेफड़े के कई हिस्सों में वो फैलने लगता है। ऐसी हालत में सांस की काफी तकलीफ हो जाती है। निमोनिया में भी जैसा कि बताया कि उसमें खांसी, बुखार और छाती में दर्द के अलावा जो है सांस की तकलीफ भी काफी हो सकती है। कई बार जब डबल निमोनिया होता है तो तकलीफ बहुत ही ज्यादा होती है और ऐसे मरीज को कई बार वेंटिलेटर लगाने की जरूरत पड़ जाती है। तीसरी जो टीबी है, अगर टीबी कंट्रोल ना आए शुरू के समय और फेफड़े में बुरी तरह से फैल जाए, कई गड्ढे बन जाएं, तो ऐसी हालत में सांस की काफी तकलीफ हो जाती है और पेशेंट को ऑक्सीजन तक की कमी हो जाती है। और चौथा मैं बताना चाहूंगा कि कभी कभी फेफड़े जो हैं सिकुड़ने लगते हैं, चाहे पुरानी इन्फेक्शन से या कोई फ्यूम से, डस्ट से या किसी जहरीली गैस से फेफड़े में नुकसान आ जाता है और फेफड़े धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं। ऐसी हालत में जब फेफड़े की सिकुड़न एक ज्यादा लिमिट तक हो जाती है तो फेफड़े फैल नहीं पाते और सिर्फ सिकुड़न वाली बीमारी से उनको सांस की तकलीफ हो सकती है। कुछ सिकुड़न की बीमारी होती है जो एक बार शुरू हो जाए तो वो रुकती नहीं और धीरे धीरे पूरे फेफड़े खराब कर देती है और फेफड़ा हमेशा के लिए फेल कर जाता है और ऐसे मरीजों की मृत्यु भी असमय हो सकती है। जैसे कि सांस की नाली में अगर एकाएक कोई चीज अटक जाए, खासकर बच्चों में, ये इवन बड़ों में भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज एकाएक चली जाए और वो सांस की नाली में अटक जाए और हवा ना जाने दे, तो ऐसे हालत में एकाएक सांस की तकलीफ काफी तेज हो सकती है और मरीज की या बच्चे की मौत भी हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे सांस की नालियों को सिकुड़न पैदा करती है। उस रिएक्शन से सांस की नालियां काफी पतली हो जाती हैं और उसकी वजह से भी मरीज को सांस की तकलीफ हो जाती है। कई बार उसका गलत इलाज हार्ट का या फिर दमे का चलता रहता है और अगर उसका टेस्ट ना किया जाए, सांस के टेस्ट ना किया जाए तो ये पता ही नहीं चल पाता, या दूरबीन का टेस्ट ना किया जाए ये देखने के लिए कि सांस की नाड़ी में सिकुड़न है तो ये नहीं पता चल पाता कि इस वजह से है और उसका इलाज नहीं हो पाता। ऐसी सिकुड़न में कई बार स्टेंटिंग हम लोग करते हैं। स्टेंट जो है सांस की नालियों में डाल के उसे फैलाने की कोशिश करते हैं, या कई बार लेजर थेरेपी से, बड़े ऑपरेशन से इसको ठीक किया जा सकता है। और कुछ महत्वपूर्ण कारण है जिसमें कि सांस की तकलीफ एकाएक हो सकती है। जैसे कई बार फेफड़े में एकाएक पानी जमा हो जाता है और वो सांस लेने में काफी कठिनाई पैदा करता है, ऑक्सीजन की काफी कमी हो जाती है। इसको पल्मोनरी इडीमा बोलते हैं या ARDS बोलते हैं इस बीमारी को, और ऐसे मरीज को कई बार वेंटिलेटर तक लगाना पड़ जा सकता है। तो ऐसे मरीजों को एक्सरे में दोनों तरफ काफी दाग आते हैं और शुरू में इसे निमोनिया समझने की गलती भी हो सकती है। दूसरा एक और कारण हो सकता है, खासकर उन भाई बंधु को जो लोग खेतों में काम करते हैं या किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ की पर्टिकुलर फ्यूम्स हो या धुएं हो, जहरीली धुआं, या फिर खेतों में, या जो लोग जानवर पालते हैं, पंछियां पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, ऐसे लोगों को कई बार उसकी एलर्जी से जो है फेफड़े में रिएक्शन होते हैं और वो रिएक्शन एकाएक दमे की तरह से और निमोनिया की तरह से अटैक करता है। उस तरह का इलाज करने से या दमे का इलाज करने से वो मरीज पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, उसके बार बार अटैक होते हैं और जब तक ये ना जाना जाए कि किन चीजों से उसके फेफड़े खराब हो रहे हैं। अगर उसे शुरू के स्टेज में ना पकड़ा जाए और उन्हें उन चीजों से बचाव ना किया जाए तो धीरे धीरे फेफड़े बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं और हमेशा ऑक्सीजन की बीमारी हो जाती है, फेफड़े फेल कर जाते हैं। ऐसे मरीजों की बाद में गंभीर परिणाम तक भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति किसी इंडस्ट्री में, किसी खेतों में, किसी पशु पक्षी के व्यापार में हो, ऐसे
व्यक्ति को अगर सांस बार बार फूले तो उसे जरूर ये चेक कराना चाहिए कहीं उसके काम करने की वजह से तो ये सांस की तकलीफ नहीं हो रही और फेफड़े खराब नहीं हो रहे। जैसा कि मैं पहले भी एक बार चेस्ट पेन, छाती के दर्द और खून की उल्टी में बता चुका हूँ कि फेफड़े अटैक, जो कि काफी कम लोग जानते हैं कि फेफड़ा अटैक भी एक बीमारी होती है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसमें एकाएक फेफड़े की खून की नाड़ी में थक्के जमा हो जाते हैं और उसकी वजह से हार्ट पे काफी जोर पड़ता है। फेफड़े एकाएक सांस लेना बंद कर देते हैं और फेफड़े कई बड़ा से बड़ा हिस्सा भी कई बार वो बिल्कुल सड़ जाता है। तो इस केस में भी सांस की बहुत तेज तकलीफ होती है और ऐसे मरीज को वेंटिलेटर तक लगाने की नौबत पड़ सकती है और उनके थक्के हटाने के प्रयास भी करने पड़ सकते हैं मरीज को बचाने के लिए। तो ये एक फेफड़े का अटैक एक ऐसा है जिसको कि आमतौर पे कई बार या तो निमोनिया की तरह से इलाज गलती से होता है या कई बार इसे गलत तरीके से हार्ट अटैक समझ लिया जाता है और हार्ट का अटैक का इलाज होता है और उससे मरीज ठीक नहीं हो पाता। और जब तक ये समझ में आता है कि उसे फेफड़े का अटैक हुआ है तो वो पेशेंट इस दुनिया से चल बच सकता है। तो इसलिए जब भी कभी छाती में दर्द के साथ सांस की तकलीफ हो और अगर ईसीजी पे हार्ट अटैक के साइन ना हो तो उसे तुरंत फेफड़े का अटैक मान के और उसका उस तरह का टेस्ट करा के, स्पेशल टेस्ट करा के पक्का करके इलाज करना चाहिए। कुछ कारण फेफड़े के बाहर हमारे छाती के हड्डियों में या मसल्स में या उन मसल्स में जो कि फेफड़े को चलाते हैं उसकी बीमारी से भी या उसकी कमजोरी से भी सांस की तकलीफ हो सकती है। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको कि जिस तरह से ये फेफड़े हैं, आप देखें ये फेफड़े हैं, ये सांस की नलियां हैं और फेफड़े को चलाने वाला जो मसल है वो यहाँ है। ये मसल जिसे डायफ्राम इंग्लिश में बोलते हैं या हम लोग हिंदी में झिल्ली भी बोल सकते हैं, जो पेट और फेफड़ों को के बीच में ये मसल है, पेट और फेफड़ों को अलग रखता है। ये मसल की कमजोरी हो जाए या किसी वजह से इसकी जो ब्रेन से नाड़ी आ रही है उसमें लकवा मार जाए तो ऐसे केस में ये नाड़ियां काम करनी कम कर देती है या बंद कर देती है। तो ये जो डायफ्राम या फेफड़े या झिल्ली है ये कमजोर हो जाते हैं और ये फेफड़े को खींच नहीं पाते और फेफड़े को फैला नहीं पाते। ऐसे केस में भी सांस की तकलीफ हो सकती है। हड्डियों की कमजोरी की वजह से भी सांस की तकलीफ हो सकती है। जैसे कि इस मरीज में आप देखें कि इसकी हड्डियां जो हैं वो सीधी ना होके वो टेढ़ी हैं। यहाँ भी इनकी बनावट से आपको पता चलेगा कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। इसकी वजह से जो पंजरे की हड्डियां हैं वो एक हिस्से में फैल जाते हैं, दूसरे हिस्से में सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ये हड्डियां जो हैं, पंजरे की हड्डियां फेफड़े को फैलने नहीं देती। और ऐसे मरीज को कई बार पीछे आप देख सकते हैं कि उन्हें किस तरह से वो एक बनावट में खराबी आ जाती है और इस तरह के मरीज को फेफड़े फैल नहीं पाते और ऐसे मरीज को फेफड़े बहुत जोर पड़ता है और उनको सांस की बीमारी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जहर भर जाता है और जानलेवा साबित हो जाता है। ऐसे मरीज को बाद में हार्ट पे जोर पड़ता है और उस हार्ट पे जोर पड़ने से धीरे धीरे हार्ट भी फेल हो जाते हैं और इस तरह से फेफड़े और हार्ट दोनों फेल हो जाते हैं और सांस की तकलीफ काफी बढ़ जाती है। ऐसे मरीज का शुरू में ही इसका इलाज किया जाए, इसका रेगुलर टेस्ट कराया जाए, लंग फंक्शन टेस्ट कराया जाए, सांस का टेस्ट कराया जाए और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कराया जाए तो हम समय रहते ऐसे मरीज को कि जिंदगी को लंबी कर सकते हैं। इस तरह से आपने 15 मिनट में सुना कि सांस की बीमारी फेफड़े की बीमारी का अहम लक्षण है। कई तरह के घातक बीमारियों की वजह से सांस की तकलीफ हो सकती है, उसका अलग अलग टेस्ट और अलग अलग निदान और उपाय हैं, उसके इलाज है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका फायदा उठाएंगे और सही समय पे खुद को या अपने किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को इसके बारे में बता के सही गाइड कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।